ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अब MHTCT 12th फिजिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 11th चैप्टर दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, कम थियरी है, फटाफट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहले हम लोग थियरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखो आपका, देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है तो हम उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू, जिसका वैल्यू होता है EV/2। ठीक है, EV/2, V उसका स्पीड है, R रेडियस है जिसमें वो घूम रहा है, और करंट इसके हम बोल सकते हैं, देखो क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसका मतलब चार्ज मूव कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट का वैल्यू E ओमेगा अपॉन 2 पाई या फिर EV अपॉन 2 पाई R हो सकता है। ओमेगा इज नथिंग बट V/R, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है ना, सर्कल में घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा V/R होता है। करंट का ये फॉर्मूला भी याद रखो, E अपॉन टी। E जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, T टाइम पीरियड होगा। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का फॉर्मूला एक्चुअली I/A है, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था। हम सब वैल्यू जब डालते हैं तो फाइनली ये वाला वैल्यू आ जाता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम बोलेंगे करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्योंकि हम करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम mvr होगा, क्योंकि सर्कल में घूमते हुए पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम mvr होता है। अगर एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में देखा जाए तो म्यू का वैल्यू दैट इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू E अपॉन 2m इंटू एल होता है। यहाँ पे एल के टर्म्स में हमने ये म्यू का वैल्यू निकाला है। E अपॉन 2m को हम लोग गायरो मैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। म्यू और एल दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे इसलिए माइनस साइन आ रहा है क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। म्यू का डायरेक्शन हम लोग करंट को देख कर देते हैं, और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हम इलेक्ट्रॉन को देख के देते हैं, क्योंकि दोनों, अब देखो म्यू का डायरेक्शन और एल का डायरेक्शन दोनों जो होता है वो जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके परपेंडिकुलर ऊपर या तो नीचे होगा। करंट को राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे करंट के लिए तो म्यू का वैल्यू ऊपर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं तो एल का वैल्यू नीचे आ जाता है। ठीक है, और दोनों इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। म्यू का वैल्यू E NH अपॉन 4 पाई एम भी फॉर्मूला होता है, जहां पे n का वैल्यू अगर मैं 1 डाल दूं, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n का वैल्यू अगर मैं 1 डाल दूं तो EH अपॉन 4 पाई एम हो जाएगा। 4 पाई एम को हम बोहर मैग्नेटॉन बोलते हैं। समझ गए? चलिए, ये रहा आपका सोलेनॉइड। अगर सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है तो भाई वो अपना बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने B0 लिखा हुआ है। अगर मैंने एक मटेरियल डाल दिया बीच में, मैग्नेटिक मटेरियल, जिसका मैग्नेटाइजेशन हमने डिफाइन कर रखा है। मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है टोटल नेट मैग्नेटिक मोमेंट म्यू अपॉन उसका वॉल्यूम। ठीक है, मतलब मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन होगा तो उसकी वजह से अपना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू Bm है, तो इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल में क्या हो जाएगा, B0 प्लस Bm। B0 का वैल्यू म्यू0 Ni, जो कि सोलेनॉइड की वजह से है, और Bm का मतलब म्यू0 इंटू एम। Ni को आप H डाल दो। H को हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये दो वर्ड याद रखना, दोनों में से कोई भी वर्ड वो यूज कर सकते हैं। H इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, M इज मैग्नेटाइजेशन। इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन B मिल जाएगा। B इज मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक और फॉर्मूला, M का फॉर्मूला M इज इक्वल टू काई इंटू H, और काय इसका रिलेशन जो है म्यू आर से, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काय। म्यू आर को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, और म्यू नॉट को बोलते हैं हम लोग, म्यू नॉट जो है वो परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम या परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, और म्यू जो है वो परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम है। तो ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, और ये रिलेटिव परमिएबिलिटी, तीनों में रिलेशन है। म्यू आर इज नथिंग बट 1 प्लस काय। काय जो होता है आपका ससेप्टिबिलिटी होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और फाइनली एक इक्वेशन और आता है, B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने, फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे आई एम नॉट श्योर कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, पर लेट अस सी। डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे आपके पास। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो एक सेकेंड, ठीक है, डायमैग्नेटिज्म जो है वो, डायमैग्नेटिज्म के केस में ये ऐसे मटेरियल होते हैं विच इज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और थियरी थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि इसमें अगर कुछ आएगा तो थियरी ही आ सकता है।
और ये क्योंकि रिपेल होता है तो स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर भागता है, इसकी ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है। पैरामैग्नेटिज्म इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड इट मूव्स, दिस मटेरियल मूव्स फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी ससेप्टेबिलिटी जो है वो पॉजिटिव होती है लेकिन बहुत कम होती है, मतलब फेरोमैग्नेटिज्म से कम होती है। ये इक्वेशन मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ये एक रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, m = cv/t, और इसकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाओगे तो ससेप्टेबिलिटी कम हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म एक ही चीज है, बस फेरोमैग्नेटिज्म जो है पैरामैग्नेटिज्म का स्ट्रॉन्ग वर्जन है, मतलब ये अगर अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से। इसमें डोमेन स्ट्रक्चर होता है, इसका भी काई जो होता है मतलब ससेप्टेबिलिटी वो पॉजिटिव होता है लेकिन काफी हाई होता है। टेम्परेचर का रिलेशन देखा जाए काई का तो काई = c/t - Tc होता है, जहाँ पे Tc जो है क्यूरी टेम्परेचर है। क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ससेप्टेबिलिटी कम होता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यूरी टेम्परेचर के बाद अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक बन जाता है, सिंपल है, ठीक है। चलिए हिस्टेरिसिस लूप में अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हिस्टेरिसिस लूप आता है, मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे अगर मान लो ये H जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो मैंने बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया किसी मटेरियल के अंदर, तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन आ जाता है, उसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाता है, वो हमने y एक्सिस पे प्लॉट किया है। तो H हमने बाहर से लगाया है, B जो मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है इस मटेरियल के अंदर। अब जैसे जैसे मैं बाहर का मैग्नेटिक फील्ड H बढ़ाते जाऊंगा तो देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब मटेरियल का भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। लेकिन जब मैं वापस आता हूँ कम करने लग जाता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होता है, लेकिन जब H का वैल्यू 0 हो जाए, बाहर का फील्ड 0 हो जाए, तो पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड जाता नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ तो रह जाता है। जितना मैग्नेटिक फील्ड बाहर का फील्ड हटाने के बाद भी रह जाता है उसको रिटेंटिविटी बोलते हैं, इतना उसने रिटेन कर लिया है। अगर इसको 0 करना है तो हम उल्टे डायरेक्शन में H लगा देते हैं, तो देखो इसके बाद H नेगेटिव हो गया है, फिर धीरे धीरे कम होकर हमने इतना नेगेटिव H, इतना उल्टे डायरेक्शन में H लगाया ताकि जो उसके अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म था वो खत्म हो जाए। तो ऑब्वियसली बात है जितना ज्यादा उसने रिटेन करके रखा होगा उतना ही ज्यादा आपको H लगाना पड़ेगा उल्टे डायरेक्शन में उसको खत्म करने के लिए। तो जितना H मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपको लगाना पड़ता है खत्म करने के लिए उसको कोअर्सिविटी बोलते हैं। रिटेंटिविटी हाई है तो कोअर्सिविटी भी हाई होगी। अगर हम चाहते हैं कि परमानेंट मैग्नेट बनाए तो ऑब्वियसली बात है कि रिटेंटिविटी काफी हाई होनी चाहिए, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाने के बाद भी उसके अंदर मैग्नेटिज्म काफी ज्यादा रहना चाहिए। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम हाई रिटेंटिविटी और हाई कोअर्सिविटी का मटेरियल यूज करते हैं और इसको हम हार्ड मटेरियल बोलते हैं। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम चाहते हैं कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हमने हटाया वैसे ही 0 हो जाए उसका मैग्नेटिज्म, तो उसके लिए रिटेंटिविटी और कोअर्सिविटी दोनों काफी लो रखना पड़ेगा, और ऐसे मटेरियल को हम लोग सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं। तो दोनों का आप ग्राफ यहाँ पे देख सकते हो, हाई कोअर्सिविटी हाई रिटेंटिविटी हार्ड, ये होगा परमानेंट मैग्नेट के लिए, लो कोअर्सिविटी लो रिटेंटिविटी सॉफ्ट मटेरियल होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, ठीक है। चलिए बच्चों भी सीधा आते हैं आप क्वेश्चन पे, ठीक है ना, ओके। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, फटाफट अपना काम हो जाएगा, देख लेते हैं। द करंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद स्पीड v अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज गिवन बाय, ये तो यार ev/2πr तो हमने देखा ही था ना, ev/2πr देखो ये तो फॉर्मूला लिख के दिया था। करंट का फॉर्मूला देखो क्या है यहाँ पे, e ओमेगा/2π या ev/2πr, तो ये तो सीधा आपका ev/2π सीधा। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब H की बात कर रहा है वो, H = 1000 एम्पियर पर मीटर, प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स देखो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू 2.4 × 10⁻⁵ वेबर दिया हुआ है, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो देके रखा हुआ है वो 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका एरिया का वैल्यू आ गया। अब देखो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, b × a, e × a × cos थीटा था ना, यहाँ पे b × a × cos थीटा होगा। थीटा का कोई केस दिया नहीं तो आप थीटा का वैल्यू 0 लेके चलोगे, तो फाई इज इक्वल टू b × a हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा फाई/a। फाई का वैल्यू आपको देके रखा भाई 2.4 × 10⁻⁵,
एरिया का वैल्यू 0.3 इंटू 10⁻⁴, तो ये 8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, तो बी का वैल्यू 0.8 आ गया आपका टेस्ला। अब हमको चाहिए क्या बताओ यहाँ पे, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मतलब म्यू का वैल्यू चाहिए इनको। तो यार ये तो फॉर्मूला सीधा लास्ट वाला फॉर्मूला, बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, तो म्यू का वैल्यू आपका आ जाएगा बी अपॉन एच, बी का वैल्यू 0.8 और एच का वैल्यू आपका 1000, मतलब 8 इंटू 10⁻⁴, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The magnetic moment of a revolving electron around the nucleus varies with the principal quantum number ns. मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ई एन एच अपॉन 2 पाई एम था, सॉरी 4 पाई एम था, ये हमने देखा था बोहर्स मैग्नेटॉन के केस में। तो म्यू जो है वो प्रोपोर्शनल टू एन है, ऑप्शन बी। म्यू को ही उन लोगों ने म्यू ऑर्बिटल या एम ऑर्बिटल लिख रखा है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑप्शन बी आ जाएगा। इफ एम नॉट एंड एल नॉट डिनोट द मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट को उन्होंने एम नॉट लिखा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम को एल नॉट लिखा हुआ है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन, देन गायरोमैग्नेटिक रेशियो ई अपॉन 2m होता है। तो हम लोग को पता है कि म्यू इज इक्वल टू ई अपॉन 2m इंटू एल होता है, तो यहाँ पे एम नॉट लिख दो, ई अपॉन 2m, ये आपका एल नॉट हो जाएगा, यही गायरोमैग्नेटिक रेशियो है E/2m, तो E/2m यहाँ पे एम नॉट अपॉन एल नॉट हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। आगे बढ़ो। A metal wire is of length L and magnetic moment M. What is the new magnetic moment if it is bent in L shape? अच्छा, एक मेटल वायर है, उसका लेंथ L है, उसका लेंथ L है। A metal wire is of length L and magnetic moment M. इसका मैग्नेटिक मोमेंट, अच्छा इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होता है कि जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ डिफाइन करते हैं, इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस एम, इसका पोल स्ट्रेंथ माइनस एम, और मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो डिफाइन किया जाता है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो ये तो इनिशियल पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ है। फिर इसको एल शेप में बेंड कर दिया गया, एल शेप में अगर बेंड कर देंगे तो आपका ये साउथ पोल यहाँ होगा, नॉर्थ पोल यहाँ पे होगा, और ये प्लस एम और ये माइनस एम। अब इस बार प्लस एम और माइनस एम के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मान लेते हैं डी है, तो नया वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो m इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, और ये डी निकाल सकते हो आप, क्योंकि देखो बेंड कर दिया आधे पे तो L/2 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से आपको डी निकल आएगा, अंडर रूट L/2 का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2L/2 का स्क्वायर, मतलब L²/2 हो जाएगा। देखो L²/4 प्लस L²/4 2L²/4 दैट इज L²/2 दैट इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय √2। तो डी आ गया, इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपका m डैश विल बी इक्वल टू m इंटू डी, डी मतलब L/√2, और m इंटू एल जो होता है वो आपका पहला वाला मैग्नेटिक मोमेंट था, m/√2 नया वाला आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम, लेट m बी द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड l बी द एंगुलर मोमेंटम, मतलब वो म्यू और एल की बात कर रहा है। तो m एंड l आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो m एंड l आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट। हाँ देखो, ऑर्बिट का प्लेन अगर ऐसा है तो हमें पता है, हमने देखा था म्यू ऊपर था और l नीचे था, ये पहला वाला ही ऑप्शन है करेक्ट, यस राइट। मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन अ सैंपल ऑफ 2 ग्राम, सैंपल ऑफ 2 ग्राम मतलब मास 2 ग्राम देके रखा हुआ है, और मैग्नेटिक मोमेंट जो उसके अंदर आ रहा है, मतलब टोटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू आ रहा है, वो कितना आ रहा है 8 इंटू 10⁻⁷ एम्पियर मीटर स्क्वायर आ रहा है। इफ इट्स डेंसिटी इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मैग्नेटाइजेशन क्या है ये पूछा गया। मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नेट बाय वी, म्यू नेट तो दिया हुआ है, हमको वॉल्यूम चाहिए, तो डेंसिटी मास दिया हुआ है, वॉल्यूम निकल आएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज कर लो, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी दिया हुआ है आपका 4, मास 2, वॉल्यूम v मिल जाएगा यहाँ से, वॉल्यूम v का वैल्यू आपका आ जाएगा 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि देखो आपने ऐसा यूनिट यहाँ पे मास ग्राम में यूज किया है, यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको m का वैल्यू मिल जाएगा, म्यू नेट डिवाइडेड बाय v, और म्यू नेट का वैल्यू जो होगा वो 8 इंटू 10⁻⁷ होगा, v का वैल्यू 1/2 इंटू 10⁻⁶ होगा,
तो ये 16 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज इक्वल टू 1.6, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। An electron moving around the nucleus with an angular momentum L has a magnetic moment। यार ये तो सीधा था ना, मैग्नेटिक मोमेंट का तो फॉर्मूला था ही, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट EL/2m, E/2m into L, ऑप्शन सी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। The magnetic susceptibility of a material of a rod is 349। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब काई की बात कर रहा है वो, 349। परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम मतलब म्यू नॉट का वैल्यू हमको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है, दिया हुआ है। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी मतलब म्यू की बात कर रहा है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इन SI यूनिट्स। तो ये तो सीधा फॉर्मूला है भाई, पहले तो आप म्यू आर निकाल लो, म्यू आर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस काई, तो 1 प्लस 349, तो म्यू आर का वैल्यू 350 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका म्यू का वैल्यू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और म्यू आर का वैल्यू 350 हो जाएगा। तो ये आई गेस 350 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 3.142 will give you 4398, 4398 इंटू 10⁻⁷, मतलब ये करीबन आपका 4400 इंटू 10⁻⁷ आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, An electron in the ground state of hydrogen atom is ground state मतलब n का वैल्यू 1 होता है, revolving a circular orbit of radius r। Okay, the orbital magnetic moment of the electron, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का वैल्यू होता है ENH/4 पाई m। तो अगर मैं n का वैल्यू 1 डाल दूं तो EH/4 पाई m हो जाएगा, EH/4 पाई m, ऑप्शन ए आ जाएगा। आगे बढ़ो। द आयन इनसाइड अ करंट कैरिंग टोरॉइड। अब देखो यहाँ पे सोलेनॉइड के बजाय टोरॉइड देख रखा है, अगर दोनों एक ही चीज है, एक ही जैसा होता है तो आप एक ही इक्वेशन यूज कर सकते हो। इसमें जो मटेरियल डाला, मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी काय है ऐसा बोल रहा है, फिल्ड विद अ मटेरियल हैविंग ससेप्टिबिलिटी काय। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी काय है, द परसेंट इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द मटेरियल ओवर दैट विदाउट इट। अच्छा, पहले तो इस मटेरियल को जब भर दिया तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी आ जाएगा आपके पास, वो क्या होगा बताओ। एक तो सोलेनॉइड या टोरॉइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, और प्लस आपका एक तो मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मतलब इसके अंदर जो आपने मटेरियल भरा है उसका मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये जो टोरॉइड के अंदर, टोरॉइड और सोलेनॉइड एक ही चीज है, उसका मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है म्यू नॉट NI होता है या म्यू नॉट इंटू H होता है। ठीक है, या म्यू नॉट NI रहने दो, और इसका होता है मटेरियल के लिए कैपिटल M आता है, म्यू नॉट इंटू कैपिटल M मैग्नेटाइजेशन, ये हमने किया हुआ था, थियरी में भी किया हुआ था। म्यू नॉट NI को तो म्यू नॉट H लिख दो प्लस म्यू नॉट M। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है ये मटेरियल के साथ है। अगर मैं विदाउट मटेरियल की बात करूं तो विदाउट मटेरियल मतलब Bm 0 हो जाएगा, Bm विल बी 0, तो B विल बी इक्वल, तो तुम्हारा B नॉट हो जाएगा, और B नॉट का वैल्यू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H, सिंपल। तो ये विदाउट मटेरियल है। इन्होंने बोला है कि देखो मटेरियल डालने पर कितना परसेंट चेंज हुआ मैग्नेटिक फील्ड में, तो परसेंट चेंज जब भी आप निकालते हो तो आप क्या करते हो, चेंज निकालो और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल मतलब डालने से पहले, मटेरियल डालने से पहले तो B नॉट था, इंटू 100 कर दो। अब चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं, मतलब बाद में B हुआ माइनस पहले B नॉट था अपॉन B नॉट इंटू 100 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, B का वैल्यू डाल दो म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट M माइनस B नॉट का वैल्यू म्यू नॉट H डाल दो अपॉन B का वैल्यू म्यू नॉट इंटू H इंटू 100। तो ये तो गया, ये भी गया, M/H अपॉन 100 हो जाएगा इंटू 100। लेकिन आपको पता है कि M इज इक्वल टू काई इंटू H होता है, इसका मतलब डेल्टा B अपॉन B नॉट इंटू 100 का वैल्यू M/H अपॉन 100 मैंने लिखा था, दैट इज इक्वल टू काई इंटू 100 हो जाएगा। काई इंटू 100 मतलब काई इंटू 10⁻², दैट इज ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 300, मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब H
300 प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल दिया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है वो, 0.5 टेस्ला इन अ मैग्नेटिक मटेरियल। परमिएबिलिटी म्यू पूछा है, ये तो सीधा फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, तो म्यू इज इक्वल टू B बाय एच, तो B का वैल्यू 0.5, H का वैल्यू 300, ये हो जाएगा 5/3000, तो ये हो जाएगा 1/600, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ो। An electron revolving in a circular orbit of radius r with velocity v and frequency nu has orbital magnetic moment m. So if the frequency of revolution is doubled, then new magnetic moment will be. फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया तो नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो पहले देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है। अब m का वैल्यू जो होता है वो ev/2πr होता है, या v/r जो होगा वो ओमेगा हो जाएगा, e ओमेगा/2π। और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू होता है आपका 2πn हो जाएगा, 2πn या 2π न्यू क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये तो सीधा e इंटू न्यू हो गया m का वैल्यू। यहाँ तो साफ साफ देखता है m का जो m है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, तो इफ न्यू इज डबल्ड, m इज ऑल्सो डबल्ड, m भी डबल हो जाएगा, तो m का 2m हो जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट 2 क्वेश्चंस, और इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, बाकी तो ठीक ठाक सिंपल चैप्टर है, कर सकते हो बड़े आराम से आप। द मैग्नेटिक मोमेंट, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड बच्चे लोग, एक सेकेंड, उधर। द मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन अ सब्सटेंस ऑफ 10⁻³ kg, क्वेश्चन किया हुआ है फिर भी एक बार देख लेते हैं। मास देके रखा हुआ 10⁻³ kg, और मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसका वैल्यू दिया है, क्या लिखा है देखो यहाँ पे, मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन अ सब्सटेंस ऑफ 10⁻³ kg इज 5 × 10⁻⁷। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है यहाँ पे 5 × 10⁻⁷ एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला एम्पियर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H का जो फॉर्मूला होता है वो आपका, या फिर M का फॉर्मूला, H और M का फॉर्मूला बोल रहा हूँ मैं, H और M का यूनिट जो होता है वो सेम होता है, एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर पर मीटर होता है। तो आप यूनिट से भी पता लगा सकते हो अगर वर्ड्स में कंफ्यूजन है तो। और मैग्नेटिक फील्ड का तो आपको पता ही है, टेस्ला होता है या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ये म्यू नॉट देके रखा हुआ है, डेंसिटी देके रखा हुआ है 6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब m, मैग्नेटाइजेशन मतलब m पूछा गया है, लेकिन वही वॉल्यूम निकालो उसके बाद काम हो जाएगा। वॉल्यूम कैसे आएगा, बताओ। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, m यहाँ पे स्मॉल m आएगा, सॉरी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास इसका 10⁻³ है, डेंसिटी आपका 6 × 10⁻³ है, तो ये वॉल्यूम हो गया आपका। और m का वैल्यू होता है म्यू नेट बाय v, म्यू नेट का वैल्यू 5 × 10⁻⁷, v का वैल्यू यहाँ पे 10⁻³ अपॉन, ये अपॉन है तो 6 × 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 × 6 = 30 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1 दैट इज इक्वल टू 3, ऑप्शन ए आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपका टॉपिक यहाँ पे होगा खत्म। तो मैं एक बार ना 2021 के क्वेश्चंस पे भी थोड़ा सा झांक लेता हूँ कि कुछ अलग था क्या इसके अंदर, शायद दिन को अलग था, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके, इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं, बस आपको फॉर्मूला देख के काम कर लेना, बाकी तो ठीक है। ठीक है, टॉर्क वगैरह का क्वेश्चन है तो वो तो आप देख ले सकते हो, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस तो ऐसे ही आते हैं, तो दूसरे चैप्टर्स में भी यूज होता है, टॉर्क इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा, तो चलेगा। आप देखो यहाँ पे, अ मैग्नेटिक substance in the form of a cube with sides 1 centimeter has a magnetic dipole moment of, magnetic dipole moment total mu देके रखा हुआ है 20 × 10⁻⁶।
और इसका ये मटेरियल जो है वो क्यूब के फॉर्म में है, जिसका एक क्यूब का जो लेंथ है वो लेंथ आपका कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो इसका वॉल्यूम आपको तुरंत मिल जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब और 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो तो। द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, देखो मैंने बताया था कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब H, तो मतलब यहाँ पे H का वैल्यू दिया हुआ है कितना 60 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पूछा है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब काय का वैल्यू पूछा है, सॉरी काय का वैल्यू। तो आप m का वैल्यू निकाल लो, काय का वैल्यू पूछा है तो m का वैल्यू निकाल लो, आपको मिल जाएगा। m आपको पता है म्यू नेट बाई वी होता है, तो म्यू नेट का वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻6, v का वैल्यू 10⁻⁻6 गया, तो m का वैल्यू आपका 20 आ गया, है ना। m इज इक्वल टू काय इंटू एच होता है, तो काय इज इक्वल टू m बाय एच हो जाएगा। m का वैल्यू 20 है, h का वैल्यू 60 इंटू 10⁻³ है, 21 ज़ा 23 ज़ा, तो यहाँ पे 0.33 इंटू 10⁻³ हो गया और 3.3 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा काय का वैल्यू, एंड दैट इज ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए बच्चों बाकी आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। बाकी तो फाइनली आपका यहाँ पे चैप्टर हुआ खत्म। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए। थैंक यू।